तो आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब अमीर डैड गरीब डैड के बारे में। हाँ, ये किताब तो काफी चर्चा में रहती है हमेशा। बिल्कुल। इसमें कहानी है दो पिताओं की सोच की। एक है गरीब डैड, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले। जो पारंपरिक रास्ते पर चलते हैं, जॉब सिक्योरिटी वगैरह। हाँ, और दूसरे हैं अमीर डैड। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक बने। जी, तो आज हम इसी किताब की जो मुख्य बातें हैं, पैसे, काम और निवेश को लेकर उन पर बात करेंगे। सही। क्या खास सीख मिलती है इससे? हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई फाइनेंस की गाइड नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करें। अच्छा। ये ज्यादातर सोच बदलने वाली किताब है। मतलब पैसे के बारे में कैसे सोचना चाहिए उस पर फोकस है। लेखक के अपने अनुभवों से निकली बातें हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा विचार क्या है इसमें? मेरे ख्याल से जो सबसे खास बात है वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। ज्यादातर लोग, जैसा वो कहते हैं, एक चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। बिल्कुल, डर और इच्छा के बीच। मतलब नौकरी छूटने का डर, बिल न चुका पाने का डर, हाँ। और दूसरी तरफ ज्यादा पैसे की इच्छा, अच्छी चीजें खरीदने की इच्छा। अच्छा, तो इसी चक्र में फंसे रहते हैं। हाँ, और ऐसी नौकरी करते रहते हैं जो शायद पसंद भी ना हो। तो पैसों से जुड़ी इन भावनाओं को समझना ये पहला कदम है। ठीक है, तो फिर अगला कदम क्या है? पैसे के लिए काम ना करें तो क्या करें? ये सीखे कि पैसा काम कैसे करता है। सैलरी के पीछे भागने के बजाय ये समझना कि पैसा बढ़ता कैसे है। सोच में यही बदलाव लाना पहला स्टेप है। ओके, और इसी से जुड़ा है शायद वो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। ये किताब की दूसरी सबसे बड़ी सीख है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे। हाँ, बिल्कुल। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या आपका अपना कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। ठीक है, और लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, सीधा हिसाब। जैसे कि घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कियोसाकी की एक थोड़ी, कह सकते हैं, विवादास्पद बात आती है। अच्छा, क्या? कि ज्यादातर लोग अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, मानते तो हैं। पर कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपका घर आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकाल रहा है, लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वो असल में एक लायबिलिटी है। ओह, ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग। और यहीं पर वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व आता है। मतलब सिर्फ अकाउंटिंग जानना नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। निवेश कैसे काम करता है, मार्केट क्या है, कानूनी पहलू क्या हैं, इन सब की समझ, ताकि आप एसेट्स खरीदने पर ध्यान दे सकें। तो अमीर लोग लगातार एसेट जमा करते हैं। बिल्कुल, वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इनकम बढ़ाने वाले एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था शायद, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के काम में दखल ना दो। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए भी साइड में अपना खुद का बिजनेस या एसेट कॉलम बनाना शुरू करो। मतलब नौकरी अलग और अपना असली बिजनेस अलग। हाँ, नौकरी आपकी आमदनी का स्रोत हो सकती है, पर वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है आपके एसेट्स, आपके निवेश। तो गरीब और मध्यम वर्ग सिर्फ सैलरी पर फोकस करते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स बनाने पर। मोटे तौर पर हाँ, जोर इसी बात पर है कि नौकरी के साथ साथ या उसके अलावा अपने एसेट्स को बढ़ाते रहें। ठीक है। किताब में टैक्स और कॉरपोरेशंस की भी बात है। अमीर लोग कम टैक्स कैसे देते हैं? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। किताब समझाती है कि कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर टैक्स बचाया जा सकता है। कैसे? देखिए, एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार टैक्स लेती है, और फिर वो बचे हुए पैसे से खर्च करता है। हाँ। लेकिन बिजनेस या कॉरपोरेशन के मालिक अक्सर पहले खर्च करते हैं, जैसे सैलरी, किराया, दूसरे खर्चे, और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। अच्छा, तो खर्च पहले, टैक्स बाद में। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है। बेशक इसके नियम और कायदे हैं, लेकिन अमीर लोग इन कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात थी कि अमीर लोग पैसा बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वो नोट छापते हैं क्या? हाँ, नहीं, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अवसरों का इंतजार नहीं करते। तो वो अपनी वित्तीय समझ और स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद अवसर बनाते हैं। निवेश के, बिजनेस के, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा खुद ब खुद बनता रहे। ओके, इसीलिए शायद किताब में कई तरह के हुनर सीखने पर जोर है, सिर्फ एक चीज में माहिर होने की बजाय। बिल्कुल, जैसे सेल्स, मार्केटिंग,
बातचीत करने की कला, लोगों को समझने की क्षमता, निवेश की समझ, ये सब मिलकर आपको पैसा बनाने में मदद करते हैं। सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करने की सलाह दी जाती है। ये तो हो गई करने वाली बातें। किताब में कुछ रुकावटों का भी जिक्र है जो अमीर बनने से रोकती हैं। हाँ, मानसिक बाधाएं ये बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे कि सबसे बड़ा है पैसे खोने का डर, रिस्क लेने से डरना। हाँ, ये तो होता है। दूसरा है सिनिसिज्म, यानी नकारात्मक सोच, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, या शक करना हर चीज पर। बिल्कुल। फिर है आलस, जो कई बार व्यस्त दिखने के पीछे छुपा होता है। लोग बिजी रहते हैं पर जरूरी काम नहीं करते, जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी सही है। फिर बुरी आदतें, जैसे पहले सबको पेमेंट कर देना और अपने लिए यानी बचत या निवेश के लिए कुछ ना बचाना। अमीर डैड कहते थे, पहले खुद को भुगतान करो। और एक और था शायद अहंकार। हाँ, एरोगेंस, ये सोचना कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ये सीखने का रास्ता बंद कर देता है। तो इनसे उभरने का क्या तरीका बताया है? लगातार सीखना, वित्तीय शिक्षा हासिल करना, सोच समझकर जोखिम लेना, डर को मैनेज करना सीखना, मेंटर्स ढूंढना, उनसे सीखना, गलतियों से सीखना। मतलब दिमाग को खुला रखना और सीखते रहना। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी किताब का सार निकालें तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से सार यही है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। सैलरी पर निर्भरता से हटकर एसेट्स बनाने, अपना बिजनेस खड़ा करने और लगातार वित्तीय ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हाँ, ये बात तो है कि इसमें बहुत डिटेल कैसे करें वाले स्टेप्स शायद ना हो, जैसा कुछ लोग कहते हैं। हाँ, आलोचना होती है इस बात पर ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है और उस लिहाज से ये बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। सही कहा। वो एक लाइन जो बार बार आती है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। यही है मुख्य संदेश। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के बाद शायद एक सवाल सोचने लायक है। हाँ, कि पैसे को लेकर अपनी सोच में वो पहला छोटा सा बदलाव कौन सा हो सकता है जिसे आज से ही अपनाया जा सके। ये सोचने वाली बात है सबके लिए।